आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून से 16 जून तक एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वैश्विक जागरूकता के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी में से यह निर्णय निकल कर के आया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए और प्रतिवर्ष कोई न कोई दुनिया का मेज़बान देश इसकी मेज़बानी करता है और एक थीम को लेकर के पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम करता है। भारत ने भी 2011 और 2018 में पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की थी। 2011 में वन प्रकृति आपकी सेवा में और 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे जैसे थीम पर भारत का अपना आयोजन था। 2024 में इस वर्ष इसका आयोजन सऊदी अरब कर रहा है, जिसका थीम है हमारी भूमि और मरुस्थलीकरण, भूमि किस प्रकार से ठीक की जाए और सूखी भूमि का इस्तेमाल कैसे किया जाए अन्य मानवोपयोगी कार्यों के लिए, कृषि के लिए या अन्य कार्यों में। तो इसी थीम को लेकर के इस बार सऊदी अरब ने इसका आयोजन किया है। पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारा जीवन खुशहाली भरा हो, हमारा जीवन स्वास्थ्यप्रद हो, हमारा जीवन सफल हो, तो इन सब के होने में पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं है तो हमारा पोषण कैसा भी हो, हमारी शिक्षा कैसी भी हो और हमारे लिए संसाधनों की प्रचुरता कैसी भी हो, फिर भी हम एक सफल और स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। तो पर्यावरण हम कहते किसको हैं? हमारे चारों तरफ जो भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में वायुमंडल, जलमंडल, जीव जंतु, ऊर्जा, प्रकाश, ये जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जिनके बीच हमारा जीवन चलता है, जिसके बीच में हम जीते हैं, यही हमारा पर्यावरण है। और पर्यावरण को हम लोग जैसे बेसिक स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, उसी प्रकार से पर्यावरण लिटरेसी को भी एक बेसिक स्किल्स के रूप में स्वीकार किया गया है। और आरंभिक कक्षाओं से बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पर्यावरण के प्रति एक स्वस्थ अभिवृत्ति के विकास के लिए, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए, पर्यावरण से हमारा संबंध कैसे है, हम एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, पर्यावरण के सदुपयोग में, सुधार में हमारा योगदान कैसे हो सकता है, इन सब बातों की जानकारी के लिए, पर्यावरण के ज्ञान के लिए, पर्यावरण को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के उच्च कक्षाओं तक एक अनिवार्य विषय के रूप में हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में इसे जगह दिया गया है। और लाइफ स्किल डेवलपमेंट की जब बात हम करते हैं तो उसका पर्यावरण अभिन्न अंग है। बिना हम पर्यावरण को ठीक से समझे, पर्यावरण के प्रति कुशलता को अर्जित किए बिना हम जीवन कौशल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन बहुत हद तक हमारे पर्यावरण से जुड़ा है और हम पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों के पर्यावरण से हमारे संबंध हैं। पर्यावरण प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो, किसी भी तरह का प्रदूषण है तो वह
हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें अपने क्रियाओं के द्वारा वैयक्तिक रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से, पर्यावरण कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है कि हमारा पर्यावरण अलग है और आपका पर्यावरण अलग है। पर्यावरण एक कॉमन समष्टिगत अवधारणा है, वो चीज़ है। तो हमें सबको मिलकर के जब पर्यावरण की जागरूकता हमारे सभी के अंदर आएगी और हम इसे सामाजिक लेवल पे, समष्टि के लेवल पे जब हम इस पे कार्य करेंगे, तभी जा कर के हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की साक्षरता को आधारी साक्षरता या बेसिक साक्षरता के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसे नई शिक्षा नीति, जितनी शिक्षा नीतियाँ पहले की भी बनी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो या प्रोग्राम ऑन एक्शन हो या आगे चल कर के जो करिकुलम डेवलपमेंट हुआ NCF 2005, सब में पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण की साक्षरता, पर्यावरण की जागरूकता को विशेष रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है और इसमें जगह दिया गया है। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को थोड़ा समझें हम। पहली चीज़ तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता। शुरुआत से ही हम पर्यावरण में ही हमारा जीवन है, तो हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही इसके प्रति जागरूक हों और जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं हम इसका लेवल और विशिष्टीकरण इसकी बढ़ती जाती है। इसके बाद पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण वास्तव में है क्या, हम जानें। इसके बाद पर्यावरण के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इसके बारे में समझें। पर्यावरण और मनुष्य दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते आ रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है और वर्तमान में मानव जीवन में इनके प्रभाव क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार एक चैलेंज की तरह है कि अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक न हुए तो ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ही खतरा एक उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर उस तरह की अभिवृत्ति और दृष्टिकोण का विकास हो, हम उस तरह का सोचना और कार्यात्मक रूप से कार्य करना शुरू करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण लंबे समय तक मनुष्य के लिए सुरक्षित भी रहे और अच्छा रहे। और इसमें हमारी बड़ी भूमिका है और यह वैयक्तिक और समष्टिगत, सामूहिक दोनों स्तरों पर इसे किए जाने की आवश्यकता है। इसमें हमारी क्या सहभागिता हो सकती है, इसके सुधार के क्या कौशल हो सकते हैं, हम पर्यावरण का मूल्यांकन कैसे करते हैं और इन सारी चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि पर्यावरण हमारा ठीक रहे। तो हमें इसके प्रभावों का ज्ञान, पर्यावरणीय प्रदूषण को हम विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल में जब प्रदूषण होता है तो किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, इसका मानव जीवन पर, अन्य पशु धन के जीवन पर, हमारी कृषि पर, हमारे उद्योग धंधे पर, हमारी आर्थिक गतिविधियों पर, हमारी जीवनचर्या पर, हमारे जीवन की अवधि जो लाइफ स्पान है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से जब हमारा पर्यावरण असंतुलित होता है या प्रदूषण उत्पन्न होता है, चाहे वो वायु में प्रदूषण उत्पन्न हो या जल में प्रदूषण उत्पन्न हो या मृदा में उत्पन्न हो, ये सभी न सभी किसी न किसी मानवीय प्राकृतिक कारण भी इसके हैं, लेकिन वो बहुत सीमित हैं, उनका रोल बहुत कम है। लेकिन मनुष्य की जो गतिविधियां हैं इस पे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, चूँकि प्राकृतिक गतिविधियों पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं है। अब भूकंप के आने पे, ज्वालामुखी के विस्फोट पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, या बहुत व्यापक लेवल पे ला नीना अल नीनो के इफ़ेक्ट से मौसम परिवर्तन होता है तो उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, जिनमें हम अब अपने लाइफ स्टाइल में, अपने कार्यशैली में वैश्विक स्तर पर
परिवर्तन करके हम पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं, उस पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना होगा और उसके लिए ही हमें कार्य करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण में हम वायु प्रदूषण, विशेष रूप से हम जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं, यातायात के साथ ऑटोमोबाइल्स में जो ईंधन का उपयोग करते हैं, या कंपनियों फैक्ट्रियों में जो हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, बड़े व्यापक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तमाम सल्फर डाइऑक्साइड और पान नाइट्रिल एसिड करके ये सब चीज़ें हवा में जब जाती हैं तो हवा को कहीं ना कहीं जहरीला बना देती हैं या हमारे काम लायक नहीं बना देती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बिल्कुल ही एक जहरीला होता है, क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है बॉडी की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति 400 गुना ज़्यादा अटैचमेंट रखती है उसके साथ। तो निश्चित रूप से सफोकेशन और हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और इनका प्रभाव पशुओं पे और कृषि पे सब पे पड़ता है। और यहाँ तक कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का प्रभाव सर्वाधिक है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज या मौसम परिवर्तन से संबंधित है। आज भयंकर गर्मी दुनिया की बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा तो गर्मी बन जाएगी। तो हमें अब सचेत होना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है ये कम हो। तो हमें अब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों का उत्पादन और कम करने के लिए और जो कारक हैं जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है हमें कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य जैसे हम ओजोन के द्वारा पर्यावरण में जो परावैगनिक किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तमाम सूक्ष्म जीवों के लिए, खुद मनुष्य के लिए कैंसर कारक होती है। इनको रोकने का काम ओजोन की परत करती है और ओजोन की परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह उत्प्रेरक का काम करती है, बहुत तेज़ी से ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन के क्षरण को ये उत्प्रेरित करती है। तो हमें ये CFC गैसें क्या है, इसका प्रयोग हम रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज में, AC में और कूलेंट में प्रयोग करते हैं। तो हमें इन गैसों का प्रयोग हम कम से कम करें या इनके जगह पे जो नए प्रोडक्ट आ गए हैं जो उससे कम हानिकारक है उनका प्रयोग करें और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था रखें कि अगर ये गैसें लीक भी करती है तो ये वायुमंडल में न जा पाएँ बल्कि वो स्टोर हो जाए और हम उसका सुरक्षित निपटान कर सकें। तो इस तरह के प्रोसीजर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओजोन की लेयर को बचा लेंगे, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ओजोन की लेयर का क्षरण हो जाता है तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जीवन प्रभावित होगा और ये समाप्ति के कगार की ओर पहुंच जाएगा। इसके अलावा जल प्रदूषण, जल तो हमारे जीवन का सबसे प्रमुख घटक है। 70% हमारे शरीर का और कोशिकाओं का पार्ट जल ही है और जब जल में प्रदूषण होगा तो ये निश्चित रूप से हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को ख़राब कर देगा और हमारा पूरा जीवन जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है या हमारे जीवन की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं ये सारी की सारी कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। तो हमारा जल स्वस्थ होना चाहिए। और जब हम फसलों में कीटनाशक के रूप में सल्फर का, पारे का और आर्सेनिक का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों में आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं घुल करके ये जाती है वाटर बॉडीज़ में, ये धीरे धीरे ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है, जहां से हम पीने के लिए पानी निकालते हैं वहां तक पहुंचती है। और इसके अलावा डिफरेंट फूड चेन्स के माध्यम से, और जैसे सी फूड्स हैं या फिर फिशेज हैं या फिर उसी के माध्यम से हमारे बॉडी में भी आती है। और ये बायोमैग्निफिकेशन भी यहाँ होता है कि जो फूड चेन में जो जितने ऊपर होता है उसमें उन जहरीले पदार्थों का एक्यूमुलेशन एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने पे 10 गुना बढ़ जाता है। तो मनुष्य सबसे टॉप ऑर्डर का वो कंज्यूमर है, तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है टॉक्सिन्स का
और वो उस टॉक्सिन्स के प्रभाव से हमारे अंदर तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती है, जो डाइजेशन से संबंधित हैं, जो कैंसर से संबंधित हैं, जो लीवर और किडनी के फेल्योर से संबंधित हैं, जो हाइपरटेंशन क्रिएट करती हैं, जो हमारे हार्ट को कमज़ोर करती हैं। तो कहीं न कहीं पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब हम कीटनाशक का बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं कृषि कार्यों में, तो भी हमारा जो मृदा प्रदूषित हो जाता है। और प्रदूषण, मृदा के प्रदूषण का, उसके जो उत्पादन हम लेते हैं फसलों का, जिन्हें हम इंटेक करते हैं फूड के रूप में, तो वो प्रदूषित पदार्थ जो कीटनाशक हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर में आकर के तमाम तरह के बीमारियों को पैदा करते हैं। तो वहाँ भी हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण है, जो एक निश्चित डेसिबल से ऊपर जाने पे हमारे कहीं न कहीं मानसिक संतुलन या सुनने की क्षमता या बॉडी में तमाम तरह के ये परिवर्तन ला देती है, जो कि हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज और ये ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियों को जन्म देती है। तो हमें यहाँ पर प्रदूषण में ध्वनि के प्रति भी जागरूक होना है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, उस पर तो राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एजेंसियाँ उसकी निगरानी करती हैं। फिर भी धीरे धीरे जब ये चलन में आएगा और रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग बढ़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग बढ़ेगा ऊर्जा उत्पादन के लिए, और वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जिसे फुकुशिमा और चेरनोबिल में दुर्घटनाएं हुई थी, उस तरह की दुर्घटनाएं जब होंगी तो कहीं न कहीं वो घूम फिर करके वो टॉक्सिन, रेडियो एक्टिव चीज़ें मनुष्य के शरीर तक पहुँचेंगी, और जब ये शरीर तक पहुँचेंगी तो अपना नकारात्मक प्रभाव वहाँ दिखाएंगी और हमें बीमार करेंगी। तो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम समझें कि ये पर्यावरणीय साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षक के स्तर पर, हम एक पेरेंट के स्तर पर अपने पाल्यों को, अपने छात्रों को, समाज में अन्य लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इसके प्रति हर तरह से अवेयर करें, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति अवेयर हों। और पर्यावरण के प्रति अगर सामूहिक जागरूकता नहीं बढ़ती है तो किसी एक व्यक्ति के जागरूक रहने से पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता है, इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इसे हम सामूहिक मिशन के रूप में आगे बढ़ाएं, एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ाएं। इसमें सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें, तभी संभव है कि हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा और हमारा जीवन एक प्रसन्नता और आनंद वाला जीवन होगा। एक हैप्पी लाइफ को हम जी पाएंगे, हम निरोगी जीवन को जी पाएंगे। और इसके लिए हमें अपने ट्रेडिशनल जो पहले जो हमारे जीवन पद्धति थी, जिस तरह से हमारे पूर्वज जीते थे, और उनका जीवन पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक था, पर्यावरण के प्रति ज़्यादा हितकारक था, क्योंकि वो पर्यावरण को डैमेज करने वाले एक्टिविटी में बहुत ही कम संलग्न होते थे। लेकिन आज आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति हमारा जो कार्यशैली है वो नकारात्मक होता जा रहा है। इसलिए आज ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, अन्यथा मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह की नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, और जो बिल्कुल ऐसी होंगी कि जिनका क्योर नहीं होगा, या लंबे समय बाद क्योर समझ में आएगा, या लंबे समय बाद हम उन कारकों को समझ पाएंगे, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। इसलिए हम पर्यावरण साक्षरता के प्रति स्वयं भी जागरूक हों, अन्य लोगों को जागरूक करें, और आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।